जय हिंद। आज हम लोग क्लास 7 का हमारे अतीत अध्याय नंबर 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 8 ईश्वर से अनुराग, जिसमें अलग अलग धर्म जब विकसित हुए मध्यकाल में उनके बारे में जाना था। फिर अध्याय 7 में जनजातीय लोगों के बारे में जाना था कि पहले शुरुआती समय में हर क्षेत्र में जनजातीय होते थे, इन्हीं के काम के अनुसार से इन्हें जातियों में बाद में बांट दिया था पंडितों ने। फिर हम लोगों ने उससे पीछे मुगल साम्राज्य आदि, यानी अध्याय 7 के बाकी 1 से 8 तक पढ़ा है। आप उसे हमारे चैनल के पेज पर जाके देख सकते हैं। अब आइए अध्याय 9 को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे यहाँ क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में बता रहा है, पहले हम लोग क्षेत्रीय का मतलब समझते हैं। जैसे हर साम्राज्य में एक क्षेत्र होता था, नहीं कह सकते कि एक साम्राज्य में कई क्षेत्र होते थे। जैसे कहीं कहीं जब राजा लोग अधिकार जमा लेता था तो वहाँ पे भाषा का या रहन सहन का या खान पान का, इस तरह से कई सारी भिन्नताएं होती थी और एक क्षेत्र के लोग एक तरह के होते थे और इस तरह एक साम्राज्य में कई क्षेत्र होते थे। उन क्षेत्रों में जो संस्कृति, अब हम लोग जानते हैं संस्कृति के बारे में, मतलब उन लोगों का रहन सहन, पूजा पाठ करना, खाना पहनना, साथ ही कह सकते हैं कि एक दूसरे से कैसे बातचीत करते थे, कैसे परंपराओं को निभाते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी वो कैसे मतलब अपना जीवन बसर करते थे। इन सारे चीज़ों से मिलकर ही संस्कृतियाँ बनता है। तो उन समय हर क्षेत्र में का कैसा कैसा संस्कृति था, उसके बारे में हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। मतलब अगर आपको किसी लोगों के बारे में, किसी भी आदमी के बारे में कुछ बताना है तो सबसे सामान्य तरीका है कि जो भाषा जो आदमी सामने वाला जो इस भाषा में समझता है उसी भाषा में आप उससे बातचीत कीजिए और उसी से आप उसको समझा सकते हो या परिभाषित कर सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता हो और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता हो। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य यानी कि गाना वगैरह जो होता है, नृत्य यानी नाच गान, संगीत जो उस समय का गाना वगैरह होता है, काव्य का मतलब होता है कविता, और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। मतलब ये सारे गुण जिस जगह से मिलते जुलते हो, हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति वहीं से रहता है और उसी क्षेत्रीय संस्कृति का एक कह सकते हैं अंग है। जैसे भोजन, कपड़ा, काव्य यानी कविता वगैरह, नृत्य, हमने कविता वगैरह के बारे में, नृत्य और संगीत के बारे में भक्ति के आंदोलन में जाना था कि जो काफ़ी सारे साधु संत होते थे या इस्लाम के सूफी संत होते थे, ये सारे इसी तरह से कविताओं या संगीतों द्वारा भक्ति का काम करते थे, भक्ति का उद्गार करते थे। अब आगे जानते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं कि और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने से समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हुए समय के साथ साथ बदली। और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है, मतलब ये रोज बदल रहा है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रियाओं से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। मतलब बता रहा है कि जो क्षेत्रीय संस्कृतियां होती है, एक स्थान के जगह का जो होता है वो दूसरे स्थान में, ये जो बता रहा है उसकी स्थानीय परंपरा उपमहाद्वीपों के ऊपर भी डिपेंड करता था। अलग अलग जगह से ये आया था और एक दूसरे का आदान प्रदान से ये और अधिक बदला है। जैसा कि हम देखेंगे कि कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों से एक समान प्रतीक होती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया। मतलब बता रहा है कि कुछ कुछ परंपराएं ऐसी है जो पुराने रीति रिवाज से बनी है, लेकिन अलग जगह पे वही रीति रिवाज किसी तरह से और बदल जाता है, एक नए रूप ले लेते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। यहाँ एक प्रश्न पूछ रहा है कि पता लगाइए कि पिछले 10 सालों में कितने नए राज्य बनाए गए हैं, क्या इनमें से प्रत्येक राज्य एक अलग क्षेत्र है। मतलब बता रहा है कि अपने भारत में उस समय से आज से 10 साल पीछे देखा जाए और उस समय से अभी तक में कितने नए राज्य बने हैं, तो उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। और वो किस आधार पर बटे हैं, मतलब उनमें क्या एक ही जैसे क्षेत्र थे या अलग क्षेत्र थे। इसकी वजह से क्षेत्र का मतलब कर सकते हैं जहाँ एक तरह के भाषा बोलते हो, खान पान हो, रहन सहन हो, कविता, गीत, चित्रकला मिलता हो। मुख्य रूप से कह सकते हैं भाषा पे निर्भर होता है एक क्षेत्र। तो इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश अभी हाल फिलहाल, तेलंगाना अलग हुआ, मतलब एक प्रकार से नए राज्य का गठन हुआ था और कुछ राज्य बने। आगे जानते हैं, समझने के लिए बताया। चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयापुरम का चेर राज्य प्रायद्वीपीय के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। मतलब ये जो
महोदयपुरम था वो आज केरल राज्य में भले हैं, लेकिन यह जब बना था महोदयपुरम ये 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। ये चेर राज्य में था। संभवतः मलयालम भाषा इस दिल्ली इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग करके अपने अभिलेखों में किया है। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग से सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। मतलब बता रहा है कि ये जो मलयालम भाषा है उस समय जो सरकारी कामकाज होते थे उसमें ये सारे अभिलेख इसी भाषा में लिखे होते थे, यानी ये क्षेत्रीय भाषा भी था। ये ऊपर जो दिख रहा है देखिए चित्र 1, ये मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख है जिसे अभी हमने महोदयपुरम के बारे में जाना, जो उस समय 9वीं शताब्दी में बना था, वहीं का एक लेख है। आगे जानते हैं, साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक संस्कृति जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है, मतलब संस्कृत के ऊपर ही डिपेंड था। ऋणी मतलब कर्जदार कह सकते हैं, तो संस्कृत भाषा से ही ये मलयालम भाषा बना था। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणिप्रावालम शैली में लिखा गया। मणिप्रावालन का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। मतलब कह सकते हैं कि शुरुआती समय में पढ़े लिखे तो पंडित हुआ करते थे और आदिकाल से हम लोग जान रहे थे जनजातीय समय से ये पंडित थे, और पंडितों के वजह से संस्कृत भाषा का ही विकास हुआ था और संस्कृत भाषा से ही अन्य भाषाओं को जोड़कर बनाया गया। बहुत सारे भाषा जो होते थे वो संस्कृत भाषा से और वहाँ के क्षेत्रीय शब्दों को मिलाकर एक नया भाषा बनता था। वहाँ जो बोलचाल की भाषा थी वो क्षेत्रीय भाषा और संस्कृत भाषा इन्हीं को मिलाकर बनाया जाता था। तो इसी प्रकार कह सकते हैं कि संस्कृत सबका एक प्रकार से ज्ञाता भी था संस्कृत भाषा। आइए अब आगे जानते हैं। यहाँ इससे पहले एक प्रश्न पूछा कि पता लगाएं कि आपके घर में आप जो भाषाएं बोलते हैं उनका उल्लेखन में सर्वप्रथम कब प्रयोग हुआ होगा। देखिए वैसे नॉर्मली हमारे तरफ तो हिंदी और इंग्लिश बोला जाता है। इंग्लिश तो घरेलू नहीं कह सकते कि क्षेत्रीय भाषा, लेकिन हिंदी तो क्षेत्रीय भाषा है और क्षेत्रीय अपना हम लोग कह सकते हैं कि प्राकृत भाषा में भी बातचीतें करते हैं। अब आगे जानते हैं। यहाँ चित्र 2 आपको जो नीचे दिख रहा है ये बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां यानी छोटी छोटी मूर्तियां आपको 3 दिख रहा है। ये तीनों मूर्तियां, जो पहला है वो बालभद्र का है, दूसरा सुभद्रा का है और जगन्नाथ की तीसरी मूर्ति है। ये तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा से मिली है, ऐसा मतलब दिया हुआ है। आगे जानते हैं अब नया टॉपिक, शासक और धार्मिक परंपराएं। मतलब उस समय के जो शासक होते थे जो शासन करते थे और उस समय का धार्मिक परंपरा। हमने जाना था कि मध्यकाल में काफी धार्मिक उद्भव हुआ था अलग अलग धर्मों का, तो उन्हीं धार्मिक परंपराओं में सब धर्म का अपना अपना परंपरा था। उसी के बारे में यहाँ जगन्नाथी संप्रदाय के बारे में जानेंगे। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। पूरी एक जगह है जो कि उड़ीसा में है, वहाँ का एक जगन्नाथ मंदिर है, काफी फेमस है संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। मतलब हमने पीछे ही पढ़ा था कि हिंदू धर्म में विष्णु और शिव उस समय 2 थे। अब इसी विष्णु के बारे में बता रहा है कि यही विष्णु जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है। जगन्नाथ का मतलब होता है विष्णु के बारे में, भगवान विष्णु जिनके बारे में हिंदू धर्म में होता है, विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। मतलब काष्ठ लकड़ी वगैरह का कह सकते हैं कि जगन्नाथ की मूर्ति आज भी स्थानीय जनजाति लोग बनाते हैं, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। मतलब वहाँ जो मूर्तियाँ बनता था जगन्नाथ का वो कोई स्थानीय देवता रहे होंगे, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम किए होंगे, इसी वजह से उनको भगवान का रूप दे दिया गया कि ये विष्णु भगवान का अवतार थे, ऐसा माना जाने लगा था। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपने राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित कर दिया। मतलब बता रहा है कि 1230 ईस्वी में जो अनंग भीम था इसने अपने आप को कह दिया कि ये सारा चीज जगन्नाथ जी का है, जगन्नाथ भगवान का है और मैं इनका प्रतिनियुक्ति करता हूँ, संरक्षक के रूप में ये रहेंगे। अब आगे जानते हैं।
ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेजी, ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर को अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण करना प्रत्येक प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि उस समय ये जो उड़ीसा का मंदिर था, जगन्नाथ मंदिर, कि मध्यकाल के द्वितीय भाग में मुगल आए, उसके बाद फिर मुगलों से मराठों ने अपना अधिकार किया था। मराठों के उसी बीच मुगलों से कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों पे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज आए, ये भी इस मंदिर पे अपना नियंत्रण, अपना कह सकते हैं कि शासन स्थापित करना चाहते थे, ताकि ऐसा माना जाता था कि मंदिरों में जो इस तरह से शासन स्थापित कर देगा तो स्थानीय जनता पे अपना राज कर सकता है, क्योंकि उस समय के लोग धर्म के प्रति ज़्यादा उजागर थे और धर्म के आविर्भाव के वजह से लोग वहाँ पे पूजा पाठ करने जाते थे, और वहाँ जिसका राज हो गया तो लोगों के डर दिमाग में अपने उन लोगों के प्रति खौफ बन जाता था कि नहीं, अब यहाँ का राजा यही है, ऐसा मान्यता हो जाता था। यहाँ देखिए ऊपर जो आपको चित्र 3 में दिख रहा है जगन्नाथ मंदिर, ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर, वही उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर। अब आगे जानते हैं राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, मतलब ब्रिटिश लोग, आज का जो राजस्थान है, उस समय ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को राजपूताना कहते थे। जो राजस्थान है उस समय ब्रिटिश लोग इसको, अंग्रेज लोग राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे, तथापि अक्सर यह माना जाता था कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। मतलब बता रहा है कि जो लोग आज जो हम लोगों का राजस्थान है, उस समय अंग्रेजों के ज़माना में से राजपूताना कहा जाता था, क्योंकि ऐसा भी मान सकते हैं कि राजपूताना इसलिए कहा जाता था क्योंकि राजपूत लोग उस समय वहीं रहते होंगे। लेकिन ऐसा भी बात बता रहा है कि फिर कि बाकी जगहों पे भी राजपूत लोग अपने आप को रहने का दावा करते थे, और इस तरह से कहा जा सकता है कि ये राजपूतों ने राजस्थान को एक अनेक प्रकार, अत्यंत ही विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। मतलब रहन सहन, खान पान, उस तरह की यहाँ राजपूत लोगों का सारा था, ऐसा माना जाता है। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं पर शासन रहा। पृथ्वीराज, जो कि अध्याय 2 में हम लोगों ने जाना था, एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। मतलब बता रहा है कि जो पृथ्वीराज थे, ये एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अंतिम क्षण तक रणभूमि में, युद्ध की भूमि में लड़ते रहे, अपना पीठ नहीं दिखाया। आगे बता रहा है राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्यों तथा गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भट्टों द्वारा गाई जाती है। मतलब जो राजपूत शूरवीर थे, जो राजपूत लोग अपना अपना समय में किया था शूरवीरता की गाथाएं, ये सारे कविताओं और गीतों के रूप में आज भी संरचित है, और इन्हें चारण भट्टों द्वारा गाई जाती है। चारण भट्ट एक प्रकार से कह सकते एक जात होती थी जो गाती थी। ये काव्य एवं गीतों ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं, मतलब ऐसे लोगों की जो उस समय अच्छा काम किए थे उन लोगों को आज रखते हैं, और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। मतलब कह सकते हैं ये कहानियां जो होता था, इसमें जब ये नाटक के रूप में दिखाते थे तो इसमें राजाओं का गुस्सा, उन लोगों का प्रेम, उन लोगों की मित्रता, स्वामी भक्ति, मतलब अपने मालिक के प्रति कैसे स्वामित्व निभाते थे, इनके नौकर वगैरह, और प्रबल बहुत सारे चीज़ों का चित्रण मिलता था। देखिए यहाँ पे एक मानचित्र एक दिखा रहा है, जिसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे कि वह क्षेत्र जिसकी इस अध्याय में चर्चा की गई है, ये सारे जो यहाँ दिख रहा है भारत के उस समय के कुछ कुछ प्रांत और आज के जो प्रांत हैं, ये दोनों से रिलेट किया कि ये सारे जो क्षेत्र हैं उस समय इन लोगों पर इस अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? मतलब बता रहा है कि जो शूरवीर गाथाएं गाई जाती थी उसमें केवल और पुरुष ही होते थे या स्त्रियां भी होती थी? आइए जानते हैं। जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। देखिए आज भी ऐसा होता है, एक
एक औरत अगर किसी दो को पसंद आ जाए तो उसमें दोनों पुरुष आपस में झगड़े करते हैं। तो उस समय भी यही स्थितियां होती थी कि जब पुरुष लोगों को कोई पसंद आ जाए तो स्त्रियों को जीतने के लिए उन लोग झगड़ा करता था और उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। मतलब बता रहा है कि जीते जी और मरने पर भी उसका साथ रहती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि सती प्रथा विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों के साथ जान देना, ये उस समय सती प्रथा एक बहुत ही बड़ी प्रथा थी। उसमें अगर पति मर जाता था, जब तक पति जिंदा है उसके साथ जीवित रहना, और पति मर गया तो उसके साथ खुद जिंदा जल जाना, ये उस समय का एक विधि था जिसके बारे में वर्णन मिलता है। वही बता रहा है कि अपने मृतक पतियों के चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। अब देखिए यहाँ बता रहा है कि पता लगाएं कि क्या आपके नगर गांव में शूरवीरों वीरांगनाओं की परंपरा रही है। यदि हाँ तो ये प्राय राजपूतों के वीरतापूर्ण आदर्शों से कितनी सामान्य या भिन्न है। मतलब बता रहा है कि आपके भी जहाँ आप रहते हैं उस नगर या गाँव में कोई ऐसा शूरवीर था, कोई ऐसा महान आदमी था, या वैसी कोई वीरांगना थी, कोई ऐसी औरत जिसकी कहानियां लोग आज भी कहते हैं। तो ऐसा आप बता सकते हैं। देखिए हमारे तरफ कह सकते हैं झारखंड में बिरसा मुंडा के बारे में ऐसी बातें कही जाती है, और भी कई लोग थे जिनके बारे में भगवान तक पूजा जाता है। तो आप भी बता सकते हैं, आपके क्षेत्र में होते हैं तो ये किस प्रकार से कह सकते हैं। यहाँ पे पूछा कि ये राजपूतों से किस प्रकार अलग थे। और राजपूत तो बिरसा मुंडा तो एक प्रकार से कह सकते थे कि वो नीचे जाति के थे। मतलब नीचे जाति उस समय लोग मानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने काम तो बहुत ऊंचे किए थे। वो उड़िया थे संथाल जनजाति में। आगे जानते हैं क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। देखिए आज के समय हम लोग जो नाचते हैं उस समय भी क्षेत्रीय सीमांतों से अलग एक प्रकार से कहते थे कि एक नृत्य होता था, एक नाच होता था जो कथक है। उसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। हमने पीछे के अध्यायों में जाना था कि मंदिरों में राजा लोग नृत्य वगैरह देखने जाते थे और वहाँ नृत्य गान वगैरह सारा चीज होता था। आदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। कथक नृत्य था, एक प्रकार का नाच था, इसके बारे में जानते हैं। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों में जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। कथा आज के समय में जो प्रवचन वगैरह होता है, पंडित जी कथा कहते हैं, उसी के बारे में बता रहा है कि कथक शब्द जो वो कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। मतलब ये संस्कृत भाषा में कथा का मतलब कहानी होता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। मतलब उन सारे बातों को समझाते थे हाथों के इशारे से, मुंह से, या फिर कह सकते हैं कि पैर वगैरह, मतलब अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को प्रयोग करके ये कथा कहा करते थे। इसी सबको यहाँ अलंकित किया है। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगे। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मतलब ये लोक नाट्य, ये जो कथा सुनाते थे, नाच गान भी करते थे, और इन नाचने के साथ लोक नाट्य मतलब नाचने के साथ ये कथा भी कहते थे, जिसे रासलीला कहा जाता था। और ये रासलीला मुख्य रूप से कथाकारों के मूल हाव भाव से जुड़े थे। मतलब कैसे कभी खुश होता था, कभी उदास होता था, इस तरह से एक्टिंग करता था। आज के समय हम लोग एक्टिंग करते हैं ना, उसी तरह। आगे बता रहा है कि मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला, जिसे राजस्थान के जयपुर के, और राजदरबारों में लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला रूप में उभरा। दो जगह पे बता रहा है, एक राजस्थान के जयपुर में और दूसरा लखनऊ के अवध में। अब आगे बता रहा है कि 1850 से 75 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दोनों क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पे संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा
द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। मतलब बता रहा है कि ये जो कथक नृत्य था शुरुआत समय में तो इसमें कथा कहा जाता था, थोड़ा सा हाथ पैर हिलाकर एक नाटक जैसा किया जाता था, लेकिन आगे चलकर इसमें कुछ पद बनने लगे, जैसे कोई गाने वाला होता था, कुछ कथा कहने वाला होता था। उसी में बता रहा है कि द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा मतलब बढ़िया कपड़ा पहनावा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण के अभिनय पर, मतलब उसमें एक तरीके से बताना, इस पर भी जोर दिया जाने लगा। मतलब इस तरह से काफी फूला फला था कथक नृत्य 2 राज्यों में बता रहा है। और फिर बाद में बाकी के मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, इन सारे क्षेत्रों में भी फैला। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह उत्तक को भी कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने नापसंद किया। मतलब ब्रिटिश लोग जो थे, अंग्रेज लोग थे, इसको 19वीं 20वीं सदी में एकदम नापसंद किया जाने लगा। 18वीं सदी तक, मध्यकाल तक इसे काफी जोर दिया गया था। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जा रहा है। गणिकाओं मतलब जो लोग उस समय जानते थे, उन सारे द्वारा पेश किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में से 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। मतलब इस तरह से देश में जैसे एक शास्त्रीय नृत्य का जो एक कला होता है, उसे 6 में इसका भी एक हिस्सा था। इस तरह का भी नाच यानी कथक नाच को भी एक प्रकार से दर्जा मिल गया था शास्त्रीय नृत्य के रूप में। आगे देखिए, यहाँ शास्त्रीय नृत्य के बारे में बता रहा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कह सकते हैं जिसका धार्मिक विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों से जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती है जिन्हें शास्त्रीय रूपों में विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। अद्यपि शास्त्रीय विशेषगण का प्रयोग उन कला के रूपों की श्रेष्ठता का सूचक है, हो सकता है, फिर भी हम हमेशा शब्दार्थ सही नहीं होता। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित है। जैसे आज के समय में शास्त्रीय नृत्य उन्हीं को माना जाता है, जैसे भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का, ओडिसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुर का। ये देखिए चित्र 6 में जो आपको दिख रहा है, ये कथक नृत्य एक दरबारी चित्र, मतलब उस समय मध्यकाल में जो होता था एक दरबार का एक चित्र है जिसमें कथक नृत्यांगनाएं बता रहा है कि जो औरतें नाच गान करती थी। इनमें से किसी एक नृत्य के रूप में अधिक जानकारी प्राप्त करें। मतलब आपसे एक प्रश्न कर रहा है कि आपको यहाँ पे कुछ नृत्य दिए हुए, इन नृत्यों में आप एक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ चित्र 7 दिख रहा है, ये शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर मुगल साम्राज्य लघु चित्र है। मतलब मुगल साम्राज्य के जो अकबर थे, शिकार जब करने जाते थे, ये सारे सेना के साथ अपना कह सकते हैं आराम विश्राम कर रहे हैं, उसी का लिया हुआ एक चित्र है। अब यहाँ जानते हैं संरक्षकों के लिए चित्रकला। मतलब पहले हम लोग नृत्य और संगीत के बारे में जाने, कथा के बारे में जाने, अब हम लोग यहाँ पे चित्रकला के बारे में जानेंगे कि चित्रकला का उस समय क्या परंपरा था। लघु चित्रों की परंपरा, आइए जानते हैं। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है कि छोटे आकार के चित्र होते थे जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किए जाते थे। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों का संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। मतलब बता रहा है कि मुगल साम्राज्य के जितने भी बादशाह हुए थे उसमें मुख्य अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने चित्रकारों को काफ़ी महत्व दिया था और उन लोगों के लिए संरक्षण प्रदान किया था कि आप चित्र बनाइए। और ये सारे जो चित्र होते थे ये इतिहास के काव्यों में यानी कविताओं में, साथ ही पांडुलिपियों आदि में, जो पांडुलिपियां उन लोगों को तारीफ किया जाता था उसमें ये चित्रित होते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के एक अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों को आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोग, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मतलब कुछ गिने चुने लोग ही दिख सकते थे ये लघु चित्र। जैसे आज के समय में छोटा छोटा स्टूडियो से फोटो निकलता है, उसी के बारे में बता रहा है। जो आज के समय में कैमरा ले लिया है, उस समय यही लघु चित्र होते थे।
अब आगे जानते हैं, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों, जिसके बारे में हम लोग अध्याय 10 में भी देखेंगे, के दरबारों में चले गए। मतलब जो क्षेत्रीय राज्य होते थे वहां पे ये मुगल दरबार से सारे, जब मुगल साम्राज्य खत्म होने वाला था तो ये सारे वहां छोड़कर चित्रकार लोग जो थे वो मुगल दरबार छोड़कर अनेक क्षेत्रीय राज्यों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषय का चित्रण बराबर जारी रहा। मतलब ये कुछ जगह बता रहा है, जैसे मेवाड़ वगैरह थे, जोधपुर, ये सारे राजस्थान के जगह थे। इन सारे जगहों पर आज भी चित्रण जो था वो उस समय भी बरकरार रहा, मुगल साम्राज्य के पतन होने के बाद भी। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली का विकास हो गया, जिसे बसौहली शैली कहा जाता था। मतलब आज भी बसौहली शैली कहा जाता है। ये जो हिमाचल प्रदेश में हुआ था, जैसे कि आपको चित्र 8 में दिख रहा है, चित्र 8 का, कि होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह 2 राजपुत्र, लघु चित्र कोटा। ये वही चित्र है जब होली खेलते थे, उसी का एक चित्रकला है महाराणा राजपूत द्वारा, ये कोटा का है। आगे नीचे आप देख सकते हैं चित्र 9, ये कृष्ण, राधा और उसकी सखियां, पहाड़ी लघु चित्र कांगड़ा। मतलब जब कृष्ण और राधा और बाकी उसके जो सखियां थी, सहेलियां थी, ये सारे लोग घूम रहे थे, उसी का यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ जंगल में कांगड़ा करते हुए यहाँ दिख रहा है। अब आगे फिर से जानते हैं कि यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानु दत्त की रस मंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों के अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुषों भी बर्तन, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। मतलब ये कलाकृतियां हमने पीछे जनजातियों में जाना था कि दरवाजों वगैरह पे करते थे, मूर्तियों पर करते थे, कपड़ों पे करते थे, और ये आज तक इसी तरह से फल फूल रहा था। यहाँ पे बता रहा है कि ये साधारण स्त्री पुरुष भी अपने बर्तनों पर, दीवारों पर, कपड़ों पे, फर्श यानी जमीन पर आदि पे अपनी कलाकृतियों का चित्रण करते थे, कला बनाते थे, रंगोली वगैरह बनाते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्रों राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। मतलब कला तो कुछ समय में खत्म हो जाता था, लेकिन जो लघु चित्र जो राजमहल में रह जाते थे वो सावधानी पूर्वक रहता था और लंबे सदियों तक ये सुरक्षित रहा। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं चित्र 10, जिस सबसे पहले बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ, मतलब कि रामायण के बारे में बता रहा है, जिसको तुलसीदास ने वहां लिखा था। यहीं पे ये बंगाली भाषा में लिखा हुआ एक तालपत्र है, इस पे बंगाली भाषा में रामायण लिखा हुआ है और उसी का एक पेज यहाँ पे दे रहा है। अब बंगाल नजदीक से एक नजर। अब हम लोग बंगाल के बारे में जानेंगे कि एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, क्योंकि बंगाल भी उसमें एक क्षेत्र था, इस पे साम्राज्य तो दिल्ली से चल रहा था, जो भी आए ब्रिटिश आए, उससे पहले मुगल दिल्ली सल्तनत था, मुगल आए, ये सारे चीज़ों के बारे में अब आगे जानते हैं। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं, इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली यानी कि बंगला ही बोलते थे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। हमने शुरू में ही बताया था कि सारी भाषाओं का एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्रोता संस्कृत ही था, तो आज भी उसी तरह बताया जा रहा है यहाँ पे भी कि बंगाली भाषा जो था संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती थी। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्रबदी के मध्य भाग संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी में बंगाल और मगध यानी दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। मतलब कह रहा है कि बंगाल और जो मगध यानी कह सकते हैं कि बिहार का दक्षिण का बिहार जो था, ये सारे बीच आपस में व्यापार करने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा।
चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हिंसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का ही प्रयोग हो रहा था। मतलब यहाँ पे बताया कि बंगाल में संस्कृत भाषा कैसे आया, क्योंकि जो उस समय बिहार था और बंगाल ये आपस में व्यापार करने लगे थे और इसके वजह से काफ़ी मेलजोल बढ़ गया था। लेकिन बाद में चौथी शताब्दी के दौरान जब गुप्त वंश आया तो वहाँ के शासक ने उत्तरी बंगाल पर जब अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया तो कुछ पंडितों को यहाँ पर लाकर रख दिया, जिसके वजह से यहाँ संस्कृत भाषा, पंडित लोगों का मुख्य भाषा कह सकते थे कि संस्कृत ही था और संस्कृत यहाँ भी प्रबल हो गया और इस तरह से वह भाषाई संस्कृति यहाँ पे भी पहुँचा, जिसके बारे में जब चीनी यात्री जो हिंसांग जब आया था तो बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था, ये देखा था। आगे बता रहा है कि 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज का उद्भव हो गया था। मतलब 8वीं शताब्दी से पाल शासक आ गए थे क्षेत्रीय राज में। अध्याय 2 में हम लोगों ने जाना था जब दिल्ली के सल्तनत का प्रथम काल जब हम लोगों ने पढ़ा था, चेल चोर पांड्य, उस समय इन सारों चीज़ों के बारे में जाना था। आप अध्याय 2 में जाकर देख सकते हैं। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। मतलब यहाँ सुल्तान लोग ही होते थे। 14वीं और 16वीं शताब्दी के 200 सालों का समय था। इस समय सुल्तान लोगों का ही शासन रहा था और दिल्ली के स्थित शासकों से स्वतंत्र, मतलब दिल्ली से शासक से अलग थे, जिसके दिल्ली के शासक हम लोग अध्याय 3 में जाने थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को यानी बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। मतलब प्रशासनिक कार्य जो होते थे, जो अभी राजतंत्र जैसे अभी लोकतंत्र है तो ये प्रशासनिक भाषा, आज के समय में हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिक्सिंग है, तो उस समय प्रशासन की भाषा फारसी हुआ करती थी मुगल काल में, लेकिन वहाँ जो क्षेत्रीय भाषा थी वो तो बंगाली थी। तो इसी तरह से बात है आगे। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों की बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। मतलब ये जो साहित्यिक भाषा उस समय चला था ये पश्चिम भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसके नाम पर ही पश्चिम बंगाल पड़ गया। अद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने आप कर्म विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। आगे बता रहा है बंगाल की प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। मतलब जो बंगाली के प्रारंभिक साहित्य हैं, जो किताबें हैं, उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है, मतलब संस्कृत से उसमें बहुत सारे शब्द लिए गए हैं, और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शुभ यानी मांगलिक काव्य यानी मंगलकारी कह सकते हैं, जो स्थानीय देव देवताओं से संबंधित हैं, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां, जो कि अध्याय 8 में हम लोगों ने जाना था, आदि शामिल है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत आदि। अब हम लोग थोड़ा मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर के बारे में जान लेते हैं, जो दूसरी भाषा में मतलब बंगाल में था। ये दूसरे उपन्यास में लिखा हुआ था। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता था, यह बताता है कि रानी मैनावती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने का किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर, अब आगे बता रहा है, धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। मतलब यहाँ पे तीनों के बारे में बताया कि जो मैनामती होती थी उसी का बेटा था गोपीचंद्र। जब उसके सामने कई सारी कठिनाइयाँ आती थी तो उस समय उसके माँ ने यानी मैनामती ने उसे बाधाओं के समक्ष संन्यास लेने का मार्ग बताया था। और तीसरा जो धर्म ठाकुर थे, इसके बारे में बता रहा है कि ये क्षेत्रीय देवता थे, एक प्रकार से देव थे जिनका पूजा एक पत्थर या लकड़ी के रूप में होता था। यहाँ पे एक सवाल भी पूछा है कि आपके विचार से द्वितीय श्रेणी की कृतियां लिखित रूप से क्यों नहीं रखी जाती थी।
मतलब द्वितीय श्रेणी में जो लिखित किताबें थी इसको क्यों नहीं रखा जाता था। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई जिनमें यह इंगित किया गया कि इनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। मतलब 15वीं सदी के शुरुआत और 18वीं सदी के बीच में, यानी मुगल साम्राज्य के समय में हुआ था। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती है, इसलिए इनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। मतलब कह सकते एक प्रकार से ब्राह्मणों के दबदबा के वजह से शायद द्वितीय श्रेणी की कृतियां नहीं रखी जाती होगी। ऐसा यहाँ जो प्रश्न पूछा था इसका जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि जहाँ ब्राह्मण लोग कम थे उस वहाँ पे ही ये मतलब दूसरे श्रेणी के थोड़ा बातें रहती है, कहाँ सुन नहीं होता था। अब आगे यहाँ जानते हैं पीर और मंदिर के बारे में। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिए थे। मतलब वहां जाने लगे थे। इधर जो कम उपजाऊ क्षेत्र था, क्योंकि छोड़ छाड़ के उस समय खेती पर निर्भर रहते थे, इसलिए ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र में यानी पूर्वी बंगाल की तरफ जाने लगे थे। जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सने स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसान के नए समुदायों से मिल गए, नए समुदाय में मिल गए। मतलब कह सकते हैं कि वहाँ बंगाल के सामने समुद्र था, समुद्र से मछली वगैरह जो मछुआरे होते थे और खेती बाड़ी करते थे, ये किसान आपस में मिल गए, नए समुदाय बना लिए। यहाँ पे एक शब्द भी आया हैगा, इन्हीं दिन बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। मतलब बता रहा है कि जब बंगाल पे मुगलों का नियंत्रण स्थापित हुआ था, तो पूर्वी डेल्टा के कुछ क्षेत्रों में जैसे कि ढाका आदि में अपना राजधानी स्थापित किया, और वहाँ जो अधिकारी और कर्मचारी लोग होते थे वो वहाँ से भूमि वगैरह प्राप्त करते थे और उस पर मस्जिद बना देते थे, जिससे धार्मिक रूपांतरण में, मतलब धर्म के भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि हिंदू धर्म से लोग मुस्लिम धर्म में शिफ्ट होने लगे थे, इस्लाम धर्म में होने लगे थे, ऐसा होता था। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। पीर के बारे में भी हम लोग जाने थे कि ये फारसी भाषा का शब्द है, जिसमें अध्यात्म के बारे में कुछ मार्गदर्शक होते थे जो इनको रास्ता देते थे। इसमें से कुछ शिक्षक वगैरह होते थे, कुछ नेता होते थे जो लोग इनकी बातें सुनते थे, ऐसे लोग होते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, दैवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थी। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती है। मतलब यहाँ जीववाद एक बात आया, इसके बारे में जानते हैं कि यह मानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें पाई जाती है उसमें परमात्मा होते हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं, ऐसा माना जाने लगा था। यहाँ बता रहा है कि जो संत और सूफी होते थे उस समय ऐसा कर दिए थे कि सभी लोग अपने आप में जीवात्मा समझने लगे थे, और पीरों की पूजा पद्धतियाँ काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी उस समय बंगाल में। और मज़ारे, यानी जो इस्लाम धर्म का मज़ार होता है, बंगाल में हर जगह पाया जाने लगा था, क्योंकि मुगल साम्राज्य आने के बाद जितने अधिकारी वगैरह थे ये सब ज़मीनों पे ऐसा मस्जिद वगैरह बना दिया करते थे, मज़ार वगैरह बना दिया करते थे। आगे बता रहा है कि बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। मतलब 15वीं शताब्दी के बाद काफ़ी सारे मंदिर वगैरह भी बने, जो 19वीं सदी में आकर समाप्त हो गए। मतलब 400 सालों तक मंदिर वगैरह बना। हमने देखा अध्याय 2 और 5 में कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। मतलब जो ताकतवर थे वही बना पाते थे, उनके पास अधिक मात्रा में पैसे वगैरह होते थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। मतलब मंदिर वगैरह बनाते थे और इसी से अपने शक्तियों वगैरह के बारे में, अपना प्रभाव के बारे में बताते थे। बंगाल
बिहार में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालुआनी, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप के व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इस अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई और उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। मतलब बता रहा है कि शुरुआती समय में अपने स्थानीय देवता को लोग अपने घर में या टूटी फूटी झोपड़ियों आदि में पूजते थे, लेकिन जब समय के साथ राजा लोग शक्तिशाली हुए और वो सारे बनाए तो इन्हें काफ़ी भव्य इमारतों में, मंदिरों में सजाया जाने लगा, जिसके मुख्य जो कर्ता धर्ता होते थे वह पंडित होते थे। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ दिए गए मंदिर की तुलना अध्याय 2 में दिए गए मंदिर से कर सकते हैं। एक प्रश्न पूछ रहा है हमने राजेश्वर मंदिर, जो बहुत सारे राजा लोग होते थे मध्यकाल में, प्रथम काल में कह सकते हैं कि मध्य भाग जब था उसका प्रथम काल यानी 7वीं से 12वीं सदी में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ था, जैसे राजेश्वरम मंदिर और भी मंदिर थे। तो उस समय का मंदिर से आज का मंदिर किस प्रकार अलग थे, इसके बारे में यहाँ चर्चा करने बोल रहा है। देखिए यहाँ चित्र 11 बाएं और एक 2 चाला छप्परदार झोपड़ी है। इसी झोपड़ी में उस समय के लोग, क्षेत्रीय लोग पूजा पाठ करते थे, देवी देवताओं, अपने देवी देवताओं को रखते थे। और चित्र 2 में है एक चौचाला मंदिर जो कि काफी समृद्ध है। आगे देखिए चित्र 13, गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पक्की मिट्टी का एक पटिया विष्णुपुर। मतलब गोपियों के साथ जब कृष्ण अपना रासलीला वगैरह करते थे तो उसी का एक बना हुआ यहाँ एक पटिया दिखा रहा है। इन मंदिरों की शकल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह 2 चाला 2 छतों वाली या चौचाला 4 छतों वाली होती थी। 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद को याद करें। जो 5वें अध्याय में हम लोगों ने गुंबद वगैरह के बारे में पढ़ा था कि ऊंचे ऊंचे गुंबद बनाए जाते थे। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों के बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बंकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। यहाँ पे वही मंदिरों के बारे में बता रहा था। अब हम लोग जानते हैं मछली भोजन के रूप में। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती थी। बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की बहुत उपज होती थी, बहुत मात्रा में। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दिनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों को भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है, क्योंकि वो समुद्र के किनारे बसा हुआ था तो मछली कोई भी पकड़ लेता था और ये अपने पेशा के रूप में भी कह सकते हैं कि जीवनचर्या को संभालने के लिए ऐसा करता था। अपने दैनिक जीवितों को मतलब कह सकते हैं जीविकोपार्जन के लिए भी ऐसा करता था। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उसमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरी में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। मतलब बता रहा है कि जो मंदिर और बौद्ध विहार होते थे जहाँ बुद्ध लोग आराम करते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग, इन सारे के दीवार पर भी जो पट्टियाँ लगी हुई उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरी से भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया। यानी उन दीवारों पर ऐसा बना हुआ चित्र दिखता है। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। मतलब बता रहा है कि जो ब्राह्मण थे उन लोगों को इस तरह का भोजन अनुमति नहीं था कि ये मांसाहारी बने, शाकाहारी रहे, लेकिन चूंकि जो बंगाल में बस गए थे उन ब्राह्मणों के लिए इस प्रकार का छूट दे दिया गया, क्योंकि ये वहाँ का एक प्रकार से कह सकते हैं कि क्षेत्रीय संस्कृति था, खान पान था। तो ये खान पान उस समय भी लोग अपनाए हुए थे, जिसके कारण ब्राह्मणों को, यहाँ के खास करके बंगाली ब्राह्मणों को इसमें ढील दे दी गई। वे सब चीज़ें खाते थे। ब्राह्मण धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है ने संस्कृत स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछलियां खाने की अनुमति दी है। मतलब एक जो बृहद धर्म पुराण जो है उसमें इन ब्राह्मणों को कुछ कुछ खाने का, यानी 13वीं शताब्दी में एक संस्कृत के ग्रंथ है जिसमें ब्राह्मणों को कुछ कुछ मछलियां खाने की अनुमति थी, मछलियों के बहुत प्रकार में।
यहाँ चित्र 14 में आप देख सकते हैं कि घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशालक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक आराम बाग, मतलब ये चित्र जो बना हुआ है घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार किया जा रहा है। आगे बता रहा है इस प्रकार ये अध्याय समाप्त होता है। यहाँ जान लेते हैं कि यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे, मतलब अपने आप को चर्च का ही एक सदस्य मानते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानियों में विद्यालयीय पाठ्य पुस्तकें ग्रीक के स्थान पे रोमानियन में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पे हंगरेरियन के राजभाषा के रूप में अपनाया गया। यह और इसी प्रकार का अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय और एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण में के लिए हुए आंदोलनों ने भी इस भावना को और अधिक बल दिया। मतलब बता रहा है कि इसी के पैरेलल समांतर और भी कई देश जैसे थे ऑस्ट्रिया हंगरी रूस वगैरह, इन सारे यूनान वगैरह, इन सारे जगहों पे भी भाषा के आधार पे होने लगा था। जैसे अपने भारत में भाषा के आधार पे क्षेत्र बनने लगे थे, हर एक क्षेत्र का अपना विशेष रूप से मुख्य भाषा था। आज भी अपने भारत के कह सकते हैं कि भारत एक है, लेकिन क्षेत्र के आधार पे कई राज्य बटे हुए, वही आज जो आज राज्य उस समय क्षेत्र हुआ करते थे और ये मुख्य रूप से भाषा के आधार पर ही बटे हुए थे। अब इस अध्याय में हम लोगों ने जो जो जाना वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो हम लोगों ने क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में जैसे रहन सहन खान पीन कपड़े और कह सकते हैं भाषा संगीत नाच गान चित्रकला आदि चीज़ों के बारे में जाना, लेकिन उससे मुख्य उसके बाद हम लोगों ने चेर और मलयालम भाषा का विकास देखा। फिर शासक और धार्मिक परंपराएं जगन्नाथी संप्रदाय यानी पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है जो उड़ीसा में उसके बारे में जाना। फिर राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं यानी जो राजपूत लोग इतने साहसी काम करते थे और राजस्थान में उस समय आज का जो राजस्थान है उस समय उसे राजपूताना कहा जाता था। इन सारे चीज़ों के बारे में जाने। ब्रिटिश लोग इसे राजपूताना कहते थे। उन लोगों के शूरवीर के बारे में जाने, जैसे कि यहाँ बीकानेर का राजकुमार राज सिंह के बारे में दिया हुआ था। और फिर हम लोगों ने पृथ्वीराज सिंह के बारे में जाना कि इन्होंने अंतिम दम तक युद्ध क्षेत्र में लड़ते रहा और अपना जान दे दिया। फिर हम लोगों ने कई प्रकार के नृत्यों के बारे में जाना, जिसमें से सबसे मुख्य था क्षेत्रीय सीमांत से कथक नृत्य, जिसमें कथा यानी संस्कृत भाषा के कहानी शब्द से लिया गया था। कथक नृत्य उसमें कहानियों को गाकर यानी नाच कर कला के रूप में दिखाया जाता था। उसके बाद शास्त्रीय नृत्य के बारे में जाना, जैसे भरतनाट्यम कथाकली ओडिसी कुचिपुड़ी मणिपुरी आदि। फिर हम लोगों ने संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा आदि के बारे में जाना कि मुगल साम्राज्य ने बहुत सारे जो छोटे लघु चित्र होते थे उन लोगों को सहेज कर रखता था और इनको बनाने वालों को भी उस समय काफ़ी सम्मान दिया जाता था। इसके संरक्षक के रूप में काम आते थे और ऊंचे ऊंचे घराने में जो ये लघु चित्र होते थे वो काफ़ी समय तक राजतंत्र में रखे रहते थे। छोटे छोटे कलाओं को कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते थे। फिर हम लोगों ने बंगाल के बारे में जाना कि शुरुआती समय में बंगाल में जो संस्कृत भाषा था वो नहीं था, लेकिन जब यहाँ व्यापार वगैरह शुरू हुआ बंगाल और दक्षिण बिहार में तो यहाँ पे पंडितों का राज हुआ। फिर धीरे धीरे जब गुप्त वंश आया तो इसने चौथी शताब्दी में इन लोगों को वहाँ ले गया, कुछ पंडितों को वहाँ पे बसाया और उसके बाद वहाँ पे भी संस्कृत भाषा का उद्भव हुआ और इस प्रकार से बंगाल में भी कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा आ गया था। उसके बाद हम लोगों ने पीर और मंदिर वगैरह के बारे में जाने कि पीर लोग जो होते थे वे नेता और शिक्षक हुआ करते थे जो उस समय अन्य लोगों को शांति से रहने ऐश्वर्य से जीने और मतलब आत्मदर्शन देते थे और कह सकते थे कि सही तरीके से मार्गदर्शन आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते थे। ये सारे पीर होते थे। फिर हम लोगों ने जाना कि जो शुरुआती समय में जो देवी देवताएं होते थे वो काफ़ी छोटे स्तर पे छोटे झोपड़ियों वगैरह में रहते थे, लेकिन आगे चल के जब राज्यों की शक्ति बढ़ी तो काफ़ी सारे मंदिर बनाए जाने लगे और इन मंदिरों में इन लोगों को निर्माण किया जाने लगा। पंडित लोग इसमें करते थे बड़े बड़े मंदिरों में और अपना ऐश्वर्य दिखाते थे। बाकी राजपूत लोग जो होते थे राजा लोग होते थे उस समय के। उसके बाद हम लोगों ने मछली का जाना कि भोजन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा था कि बंगाल समुद्र के किनारे के बसा हुआ क्षेत्र था और वहाँ मछलियाँ बहुत यातायात में पाया जाता था। ये सारे चीज़ें जाना। इस प्रकार हमारा ये अध्याय क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर ले, साथ ही इसी तरह के नॉलेजफुल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर कहीं नहीं समझ में आया तो कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।